हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप सभी को सीडीपी हिंदी और आप सभी के एसएसटी की क्लासेस करवाई जा रही हैं, जिसमें आप सभी की 15 से 20 क्लासेस सीटेट की कंप्लीट हो चुकी हैं। और आप सभी जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप सभी को सीडीपी है, हिंदी है और आप सभी के एसएसटी 15 से 16 क्लासेस कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी को सीटेट और यूपी टेट की क्लासेस कंटिन्यू देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ये बोली क्या होती है? जो आपकी वास्तविक भाषा होती है इसको बोली कहते हैं, लेकिन वही जो आपका बोलने का तरीका होता है इसको लहजा कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि जो लहजा है ये भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। पहला आंसर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो लहजा है यह वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि जो बोली है ये आप सभी की भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। यहाँ पर जो कहा गया है लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि जो लहजा है एक ही भाषा के विविध रूप है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यक्ति विशेष उच्चारण का तरीका यहाँ पर गलत है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, क्लास 1 की बात की गई है। कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ाए जाएं, क्योंकि बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो बच्चा तो पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ पर सही क्या है? आयु उपयुक्त। ये कहा गया है कि आयु के अनुसार अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ाए जाएं। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री, जिनसे बच्चे क्या है, परिचित नहीं है। आयु के अनुसार अगर बच्चे पाठ्य सामग्री से परिचित नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाना, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026-27 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। निपुण भारत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? श्रवण कौशल मतलब सुनने का। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। देखिए यहाँ पर जो सामग्री पढ़ी गई है, यदि आप इनको अर्थ बताने के लिए कहेंगे तो अर्थ जो भी आपने बताया होगा वही वो अर्थ बता देंगे। तो अर्थ तो यहाँ पर सभी के सेम हो जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है? बच्चों का आकलन करना है। तो आकलन के लिए यहाँ पर सभी बच्चे जब कोई कहानी सुनते हैं और उस पर कोई चित्र बनाते हैं तो भिन्न प्रकार के चित्र बनेंगे। यहाँ से आप बच्चों का आकलन आसानी से कर पाएंगे। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? यहाँ पर ये कहा गया है कि कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। बारीकी से पठन, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिससे आप यहाँ पर अनुमान लगा पाए कि यहाँ पर बारीकी से पठन होगा। सरसरी तौर पर भी नहीं होगा, क्योंकि सरसरी तौर पर होता तो उसका एक साथ पढ़ने की बात की जाती। तो यहाँ ये भी नहीं होगा। गहन पठन भी नहीं है। क्या है? विस्तृत पठन है। विस्तृत पठन क्यों होगा? क्योंकि वो कहानी पढ़ रही है और कहानी या तो आपकी 1 पेज की होगी या आपकी 1.5 पेज 2 पेज, इस प्रकार की कहानी होती है। तो वो कंप्लीट पढ़ेगी और जब वो कंप्लीट पढ़ेगी तो वो क्या करेगी? वो विस्तार से पढ़ेगी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन होता क्या है? तो विस्तृत पठन में पाठक जो होता है अपनी रुचि के विषय की
सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर आपका सही है। उसकी इस कहानी में रुचि है, जो भी कहानी पढ़ रही है उसमें उसकी रुचि है। और जब भी कोई बालक रुचि से कोई भी पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या करेगा, विस्तृत पठन कहलाएगा, क्योंकि वो विस्तार से पढ़ेगा। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, ये बताना है। यहाँ पर क्या कहा गया है, पठन बोध पर कार्य कर रही है। यहाँ पर ये कहा गया है कि पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर पठन बोध के कार्य की बात की गई है तो बी आंसर आपका सही है। कभी भी बच्चे को रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है। और यहाँ पर कहा गया है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि पठन संबंधी गतिविधि हो रही है, साथ में ये भी कहा गया है जो पाठ्य सामग्री है इसके विभिन्न हिस्सों को बालक क्या करते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद में क्या कहा गया है कि कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। जिगसॉ श्रुत लेख है, और जिगसॉ श्रुत लेख कहते किसको है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक पठन संबंधी गतिविधि होती है जिसमें शिक्षार्थी पठन सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं और उसके बाद में कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जिगसॉ श्रुत लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। यहाँ पर क्या कहा गया, या तो सहपाठी की मदद से करे या वयस्क की मदद से कार्य को पूरा करे। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता यानी कि जो अंतराल है इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को जो ये 4 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे सीधा ये कहा गया है कि या तो वो सहपाठी की मदद से कार्य को पूरा करना है या उसको वयस्क की मदद से। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, निकटस्थ विकास क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ZPD का सिद्धांत कहते हैं और यह ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः किस मायने में भिन्न है, ये बताना है। जो रचनावादी है ये अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। जो नियम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है और हिंदी व्याकरण की क्लास में आपको एक सेंटेंस दिया गया हो, उसमें आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर संज्ञा क्या होगी, यहाँ पर सर्वनाम क्या होगा। तो जब टीचर सामने से बता रहा तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे कि यहाँ पर संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो इस प्रकार से जो व्याकरण के नियम है आप प्रक्रिया के दौरान सीखेंगे। यहाँ पर कहा गया है नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाए। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियमों पर बल नहीं देना है, बल किस पर देना है, अर्थ पर बल देना। हिंदी की क्लास में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अर्थ को समझेंगे कि जो वाक्य है वो कह क्या रहा है। उसके बाद में आप उसके नियम देखेंगे, तभी आप अपने सहपाठी या शिक्षक को बता पाएंगे। नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि नियम पर बल देता है, गलत है, ये भी गलत है। ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है, आदत निर्माण पर बल देता है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आपको कोई सुझाव ना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये बुक आपके इस एग्जाम के लिए अच्छी है, यहाँ पर आपको इसका रिव्यू भी ना दिया जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ आप लोग ये बुक पढ़ लीजिए, ये आपका एक प्रकार का आदेश हो जाएगा। यदि कोई ऐसा शिक्षक बोलता है तो उसके द्वारा बोला गया ये शब्द आपका क्या होगा, आदेश होगा।
यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जबकि बच्चे को सुझाव देना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, छात्र के अनुकूल यदि आप लोग कुछ भी करते हैं, छात्र की आवश्यकता के अनुसार कुछ भी करते हैं, तो ये क्या होता है, अनुकूलन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अभिग्रहण के बारे में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आसवेल ने क्या सिद्ध किया है कि जो अभिग्रहण है यह रट कर ही नहीं बल्कि समझकर भी हो सकता है। अभिग्रहण जो कि दो प्रकार के होते हैं, पहला है रटकर अभिग्रहण और दूसरा है अर्थपूर्ण। तो यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आप कोई भी टॉपिक होता है या तो आप उसे समझकर या अर्थ के साथ आप उसको ग्रहण करते हैं या तो आप उसे रट कर ग्रहण करते हैं। तो या तो अर्थ के साथ या रट कर, दो प्रकार से ही आप सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है, आंसर आपका बी सही होगा, अनुकूलन। नेक्स्ट है, योगात्मक आकलन क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन है इसको कहा जाता है नहीं। विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता फीडबैक देने की बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इसके अर्थ से समझ पा रहे हैं, निदान करना, छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात करना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए गए। किसके लिए अच्छे अंक दिए गए हैं, तो समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर समग्र भाषा होगा, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। ये पूछा गया है किस उपागम के लिए, जब जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि किसके लिए अच्छे अंक दिए गए, समग्र भाषा प्रयोग के लिए। तो रचनावादी या संप्रेषणात्मक या व्यवहारवादी यहाँ पर नहीं होगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, यहाँ पर किसकी बात की गई, पढ़ने की, तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। क्या कहा गया है, विशिष्ट सूचना। मान लीजिए कोई न्यूज आपके सामने आई है या कोई सब्जेक्ट का टॉपिक आपके सामने आया है, आपने उसको पहली बार देखा है, पहली बार समझ रहे हैं, तो आप उसे बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बारीकी से पठन करेंगे। किसी चीज के बारे में बारीकी से पढ़ना, ये क्या कहलाएगा, विशिष्ट सूचना कहलाएगा। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और अधिक जानने की कोशिश करना चाहते हैं, तो जब आप उसे बारीकी से पढ़ेंगे तभी वो सूचना आपको प्राप्त होगी। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पठन कौशल निम्नलिखित है, जैसे कि आपका सस्वर पठन है, मौन पठन है, गहन पठन है और व्यापक पठन है। तो पठन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन से शामिल हो जाएंगे, उत्पादक। उत्पादक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिसकी आप अभिव्यक्ति कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अभिव्यक्ति, इसको ही उत्पादक कहेंगे। तो यहाँ पर आप या तो बोल कर करेंगे, ठीक है, या तो आप बोल कर करेंगे या तो आप लिख कर करेंगे। आप अपने जो स्वयं की अभिव्यक्ति है इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो वाचन के द्वारा या तो लेखन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर वाचन और लेखन सही हो जाएगा। और ग्रम्यात्मक में क्या होता है, ग्रहण करना, आप दूसरों को सुनकर चीजें ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर आपका श्रवण होगा, और या तो आप पढ़कर। तो पठन और श्रवण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रम्यात्मक में हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, ये कहा गया है कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। विशेष प्रयास करते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो बालक की प्रथम भाषा है, जहां पर बालक रह रहा होता है, जो वहां पर घर में बोलता, आसपास बोलता है, वो उसकी प्रथम भाषा होती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो बिना विशेष प्रयास के आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा।
औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं या औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक विद्यालय गया हो तो वहां पर वो अपनी प्रथम भाषा सीख रहा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? उत्पादन भी है और बोध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वानिकी हो जाएगा। स्वानिकी आंसर आपका सी यहाँ पर सही है। स्वर विज्ञान क्या होता है? स्वानिकी या स्वर विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? स्वानिकी में। यहाँ पर ये कहा गया है कि उत्पादन भी है और इसका बोध है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।